नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। बड़ी खबर स्पाइस जेट के लिए है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उड़ानों में बार बार गड़बड़ी पर डीजीसीए ने कतरे स्पाइस जेट के पर आज से अगले 8 हफ्ते तक आधी उड़ानें बंद। तकनीकी खराबी के जांच के बाद डीजीसीए ने की कड़ाई। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के 9 राउंड पूरे। अब तक करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोली। कल भी चलेगी नीलामी। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में अश्विनी वैष्णव बोले, फिर से चमकेगा टेलीकॉम। बीएसएनएल की सर्विसेज इंप्रूव होगी, बैलेंस शीट ठीक होगी और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उन सब में ऑप्टिकल फाइबर और मोबाइल ब्रॉडबैंड की सर्विसेज उपलब्ध हो पाएगी। टेलीकॉम की तरह पावर कंपनी चुनने का ऑप्शन मिलेगा जल्द। बीएसएनएल एमटीएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,000 करोड़ की मंजूरी। जुलाई सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार में रही तेजी। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% चढ़े। आज फार्मा, आईटी, रियल्टी शेयरों में रही खरीदारी। मेटल और एफएमसीजी पर भी निवेशक रहे मेहरबान। बंगाल से बड़ी खबर। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का दावा। टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में। टीएमसी ने मिथुन को बताया दिमागी तौर पर बीमार। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की सोनिया से फिलहाल पूछताछ समाप्त। कांग्रेस ने आज फिर किया विरोध प्रदर्शन। इधर हंगामे की वजह से संसद आज भी ठप। पीएमएलए के तहत ईडी को मिले गिरफ्तारी के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार। कोर्ट ने कहा यह नहीं है मनमानी, गिरफ्तारी का सिर्फ कारण बताना काफी। फाइव जी स्पेक्ट्रम ऑक्शन में 9वें राउंड की बोली पूरी हो गई है। अब तक करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोली सरकार को मिली है। अब कल भी ये प्रक्रिया चलेगी। अब तक का कैसा रहा रिस्पांस और सरकार को कितनी होगी आमदनी, इसके बारे में हमने टेलीकॉम मिनिस्टर से की बात। अश्विनी वैष्णव से एक्सक्लूसिव बातचीत की असीम मनचंदा ने। और अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टेलीकॉम फिर से भारत में उभरता सेक्टर बनेगा। देखिए उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत का अंत। सर, सबसे पहले तो बहुत बधाई, बहुत अच्छा रिस्पांस स्पेक्ट्रम नीलामी को मिल रहा है। इतनी उम्मीद की थी आप लोगों ने, कितना बढ़िया रिस्पांस मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इकोनॉमी को मैनेज किया है, जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर को रिफॉर्म किया है, तो उससे एंटायर टेलीकॉम इंडस्ट्री आज एक कठिन दौर से गुजरी थी, उस दौर से निकल चुकी है। और अब किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के गाँव में भी अच्छी से अच्छी 4G टेक्नोलॉजी मिले, 4G सर्विस मिले उसका और 5G सर्विसेज मिले, वो एक उसका बहुत बड़ा संकेत है। अभी 5G का स्पेक्ट्रम का ऑक्शन बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ है। अभी तक 1,49,000 यानी करीब 1.5 लाख करोड़ का इसमें कमिटमेंट, स्पेक्ट्रम खरीदने का कमिटमेंट आ चुका है और ऑक्शन अभी भी चल रहा है। कल तक और चलने की उम्मीद है। सर, सर्विसेज हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि ये सर्विसेज शुरू हो जाएगी? 5G सर्विसेज सितंबर अक्टूबर में शुरू होनी चाहिए। अभी स्पेक्ट्रम का ऑक्शन जैसे ही कल परसों में कंप्लीट होता है, उसके तुरंत बाद में स्पेक्ट्रम का एलोकेशन करेंगे। एलोकेशन करने के बाद में इक्विपमेंट लगाना, टेस्टिंग करना, वो सब करते करते सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होना चाहिए। बीएसएनएल का रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी है, तो कितना फायदा होगा बीएसएनएल को, उपभोक्ताओं को, और सरकार ने क्या सोच करके इसको रिवाइवल? बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में 1,64,000 करोड़ का बहुत बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज अप्रूव किया है। इससे बीएसएनएल की सर्विसेज इंप्रूव होगी, बैलेंस शीट ठीक होगी और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उन सब में ऑप्टिकल फाइबर और मोबाइल ब्रॉडबैंड की सर्विसेज उपलब्ध हो पाएगी। और आज कैबिनेट की बैठक में एमटीएनएल और बीएसएनएल की माली हालत सुधारने के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। साथ ही गांव-गांव तक 4G सुविधा पहुंचाने के लिए खास फंड भी सरकार देगी। बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी गई है।
और अब लेते हैं कैबिनेट के बारे में जानकारी। हालांकि खबरें हमने आपको पहले ही बताई थी। चलते लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि पावर सेक्टर के लिए बड़ा फैसला हुआ है। क्या मतलब है इस फैसले का? आप कह रहे हैं कि आप टेलीकॉम ऑपरेटर की तरह पावर ऑपरेटर भी बदल पाएंगे? बिल्कुल आपने सही कहा है। दरअसल अभी जिस तरीके से हमको जो टेलीकॉम ऑपरेटर की सुविधा अच्छी लगती है उसका या टैरिफ सस्ता लगता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आप बिजली में भी कर सकेंगे। अभी क्या होता है कि आपके घर में बिजली कौन सी कंपनी पहुंचाएगी आपके पास चुनने का विकल्प नहीं होता है। जिस कंपनी को सरकार ने लाइसेंस दिया उसी कंपनी को वही कंपनी आपके घर तक पहुँचाएगी। लेकिन अब क्या होगा कि आपके पास 2-3 विकल्प होंगे कि हम किस कंपनी के बिजली को लें, जिनकी सुविधा अच्छी होगी उनको लेंगे। इसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अमेंडमेंट किया है, सुधार को मंजूरी दी है कैबिनेट की बैठक में। हालांकि अभी लागू नहीं होगा जब तक इसे संसद से मंजूरी नहीं मिल जाएगी, और सूत्र बता रहे हैं कि संसद के इसी सत्र में इसे पेश भी किया जाएगा और मंजूर कराने की भी कोशिश होगी। इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए दूसरा फैसला लिया गया है, वह बिजली कंजर्वेशन को लेकर एक बिल है, उसमें अमेंडमेंट को मंजूरी दी गई। इसके तहत यह है कि जो कंपनी बिजली की खपत कम करेगी, बिजली बचाएगी, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करेगी, उसको सरकार रियायत देगी कार्बन क्रेडिट के तौर पर, जिसको वो बाहर भुना सकती है। तो बिजली से जुड़े हुए 2 फैसले लिए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पे लिया गया कंपटीशन एक्ट में बदलाव करने के लिए, और बीपीसीएल के मोजाम्बिक में जो सब्सिडरी है वहाँ पे 2,500 करोड़ रुपए निवेश करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये चारों प्रस्ताव जो मैंने आपको बताया है वो दरअसल कैबिनेट के फैसले हैं, औपचारिक मंजूरी मिली है, लेकिन सरकार ने औपचारिक जानकारी नहीं दी है सूत्रों के हवाले से। ये बताइए लक्ष्मण जी कि बीएसएनएल, एमटीएनएल खास करके और टेलीकॉम सेक्टर को लेकर भी कैबिनेट से बड़े फैसले हुए, तो वहां से क्या डिटेल है? देखिए, यहाँ 2 बड़े फैसले हुए हैं। 2 लोगों के लिए काफ़ी काम की खबर है। वो लोग जो गांव में रहते हैं और जहां पर अभी तक 4G की सुविधा नहीं है या फिर 2G और 3G की सुविधा है, तो वहां पे सरकार ने ये फैसला लिया है कि वहां पे हम करीब 26,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। और ऐसे 24,680 गांव हैं जहां पे अभी 4G, 2G, 3G कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे सरकार 4G की व्यवस्था करेगी। इसके अलावा 6,279 गांव ऐसे हैं जहाँ पे 2G और 3G की सर्विस है, 4G की सर्विस नहीं है, तो वहाँ पे 4G में सर्विस को अपग्रेड किया जाएगा। तो हर गांव तक 4G की सुविधा पहुँचे, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। दूसरा फैसला लिया गया है BSNL MTNL के रिवाइवल के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस पैकेज में खास बात यह है कि BSNL MTNL अपने कर्ज के एवज में सरकारी बॉन्ड जारी कर सकते हैं। 3 साल के लिए BSNL, MTNL 2 साल के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए के। इसके अलावा 1,20,000 करोड़ रुपए जो बचा वो कर्ज के भुगतान के तौर पे या फिर AGR ड्यू के तौर पे, इन कैपेक्स के तौर पे सरकार मुहैया कराएगी। तो BSNL, MTNL के निवेशकों के लिए अच्छी खबर, गांव में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, जिनको अच्छी सुविधा मिल सकेगी टेलीकॉम की। चलिए लक्ष्मण जी, फिर से लौटते हैं थोड़ी देर में आपके पास। कुछ और खबरें आपसे लेनी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एविएशन सेक्टर की, जहां एक बड़ा फैसला स्पाइस जेट एयरलाइंस पर DGCA ने कड़ाई कर दी है। सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरने से DGCA ने 50% आधी उड़ानें स्पाइस जेट की 8 हफ्ते के लिए रोक दी है। आदेश आज से ही लागू हो गया है और डिटेल लेंगे आलोक प्रियदर्शी हमसे जुड़े हुए हैं। आलोक, कई किस्से हम भी लगातार चला रहे थे कई उड़ानों में और खास करके स्पाइस जेट में, और ये एक कड़ा आदेश DGCA की तरफ से आ गया। बिल्कुल, देखिए, जो एयरक्राफ्ट रूल है उसका वायोलेशन पाया गया है DGCA की तरक से, और इसी की वजह से ये एक्शन लिया गया है। और ये एक्शन लेने से पहले DGCA ने बाकायदा 6 जुलाई को नोटिस भी भेजा था स्पाइस जेट को, और तमाम उससे जानकारी और सफाई मांगी थी। और जैसे ही कल स्पाइस जेट का रिप्लाई आया है, आज DGCA का आदेश आ गया कि आधी उड़ानें जो समर शेड्यूल की उड़ानें निर्धारित की गई हैं उसमें से आधी उड़ानों पर रोक लगा दी जाएगी। यानी कि अब जो बाकी बचा हुआ शेड्यूल है उसमें से आधी उड़ानें अब स्पाइस जेट नहीं फ्लाई कर पाएगा, और 8 हफ्तों तक ये आदेश लागू है। और ख़ास तौर से जो आदेश आया है उसमें मेंशन किया गया है कि एविएशन कंपनी ने, स्पाइस जेट ने, जो उनके फ्लायर्स हैं उनको सेफ़, रिलायबल और इफ़ेक्टिव, जो एफिशिएंट जो फ्लाई है या कह सकते हैं सर्विसेज नहीं दिया है, जो कि एयरक्राफ्ट
एक्ट का उल्लंघन है और इसी के चलते ये कार्रवाई की गई है। और इसमें ये 8 हफ्तों में लगातार इस बात की निगरानी रखेगा डीजीसीए कि किस तरह से जो एविएशन कंपनी है वो अपने कह सकते हैं कि अपने सर्विसेज में, अपनी सुविधाओं में सुधार करती है। और ख़ास तौर से मेंटेनेंस को लेकर जो बार बार इशू आए, जिसमें 1 जुलाई से लेकर जो 5 जुलाई के बीच में कई सारे 1 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई के बीच में कई सारे जो इंसिडेंट्स हुए, जिसमें टर्न अराउंड के मामले थे, जिसमें कई बार कुछ पार्ट पुर्जों मिसिंग होने की बात थी। तमाम मामलों को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है डीजीसीए की तरफ से। और ख़ास तौर से एक तरह से देखें, स्पाइस जेट के लिए एक बड़ी गाज गिरी है स्पाइस जेट पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। हालांकि ये गाज गिरी है और फिलहाल लोगों को दिक्कत भी होगी आधी उड़ाने अगर स्पाइस जेट की रुकेंगी तो, लेकिन ये ज़रूरी भी था कहीं ना कहीं। बहरहाल, नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की तीसरे दिन की पूछताछ खत्म हो गई। ये तीसरा मौका था जब ईडी ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया। अब अगला समन मिलने तक सोनिया गांधी से कोई पूछताछ नहीं होगी। इधर ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज देश भर में फिर से विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। पुलिस की ओर से सख्ती दिखाई गई और दिल्ली के विजय चौक पर कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तो कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। यहां भी पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। कांग्रेस ईडी के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि ईडी का इस्तेमाल सरकारें गिराने के लिए हो रहा है। बेटे से, राहुल गांधी से 5 दिन कई घंटों, दर्जनों घंटे आपने बातचीत की। उसी केस के लिए सोनिया जी को फिर बुलाने की क्या जरूरत है? इस हालत में मिसेस गांधी को इतनी बार बार ईडी के सामने, एजेंसीज के सामने बुलाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये सत्याग्रह नहीं बल्कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश हो रही है। गांधी परिवार खुद को देश और कानून से ऊपर समझता है, ये कहना है जेपी नड्डा का। सच बात तो यह है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है। यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ईडी की जो कार्रवाई चल रही है इन दिनों, उसको लेकर कई पिटीशंस पढ़े थे और उन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जिन लोगों ने याचिका दायर की थी उनको निराशा हाथ लगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, रेड, समन, बयान समेत पीएमएलए एक्ट में ईडी को जो अधिकार दिए गए हैं उनको सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिटेल लेते हैं। एक बार फिर से चलते हैं लक्ष्मण राय के पास। बताइए लक्ष्मण जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और क्या इसका फलाफल असर होगा? देखिए, सबसे तात्कालिक असर तो ये होगा कि एक तरफ विपक्ष ईडी के कामकाज पर सवाल उठा रहा था, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया कि ईडी के पास जो भी अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार बिल्कुल सही है। चाहे समन जारी करने का अधिकार हो, चाहे पूछताछ करने का अधिकार हो, गिरफ्तार करने का अधिकार हो या फिर सामान जब्त करने का अधिकार हो, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अधिकार जो दिए गए हैं बिल्कुल जायज़ है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये कि ईडी जो है वो पुलिस नहीं है। पुलिस की एफआईआर की तरह ईडी के केस नहीं होते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एफआईआर की कॉपी जैसे आरोपी की दी जाती है वैसे ईडी की कॉपी भी आरोपी को दी जाए। ईडी सिर्फ कारण बता सकता है और किसी को गिरफ्तार कर सकता है, इस बात का पर्याप्त अधिकार है। तीसरी चीज़ ये कि फाइनेंस एक्ट में ईडी से जुड़े हुए जो कुछ बदलाव किए गए हैं उस सारे कितने सही हैं, कितना संवैधानिक है, इसको लेके 7 बेंच के जजों के पास इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया उनका विचार जानने के लिए। लेकिन इस पूरे सुनवाई या फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक आर्थिक अपराध नहीं है, इससे सिर्फ अर्थव्यवस्था को हानि नहीं पहुंचती है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग
लॉन्ड्रिंग जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानून को सख्त करना बिल्कुल सही है, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों में भी इस पर काफ़ी सख्ती से काम हो रहा है। तो मुझे लगता है उन सभी लोगों को एक साफ जवाब दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, जो ईडी को दिए गए अधिकार पर सवाल उठा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम खबरों पर अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में फ्री ऑफर्स पर भी सवाल खड़े किए हैं हाल ही में। फ्री की पॉलिटिक्स पर कब लगेगा फुल स्टॉप? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की। कल जुलाई सीरीज की एक्सपायरी है और इससे पहले बाजार में आज तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% की बढ़त रही। आज सेंसेक्स 548 पॉइंट बढ़कर 55,816 पर और निफ्टी 158 पॉइंट चढ़कर 16,642 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी देखने को मिली और बाकी हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, बताएं आज कौन कौन से सेक्टर चमके और कौन कौन से पड़ गए मध्यम? देखिए, अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो आज फार्मा का दारोमदार पूरा रहा। निफ्टी के टॉप गेनर्स में सन फार्मा को दिखाई पड़ेगा, एसबीआई जो करीब 3% ऊपर था, डिविस करीब 3% ऊपर, एलएनटी नंबर्स के बाद यहां पर भी 2.5% तक का उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी लूजर्स में भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो, एचडीएफसी लाइफ और कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ ऐसे नाम जहां पे आधे से लेकर 1.5% तक का बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ा। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में यस बैंक 7.5% ऊपर, लॉरस लैब 6% ऊपर, कोरोमंडल 6.5% ऊपर और डॉक्टर लाल पैथ लैब 4.5% का उछाल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ टॉप गेनर्स में आज लॉरस लैब, कोरोमंडल इंटरनेशनल, जीएनएफसी और डॉक्टर लाल पैथ लैब जहां पर 4.5% से लेकर 6% तक का उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों में एम&एम फाइनेंशियल, टाटा पावर, टीवीएस मोटर करीब 1.5 से लेकर 3.5% तक फिसले। और इसके अलावा अगर आज आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो आईटी में आज लीड कर रहा था विप्रो, टेक महिंद्रा, एलएनटी टेक और इन्फोसिस और साथ साथ फार्मा में सन फार्मा, डिविस लैब, ग्लेनमार्क लाइफ, ग्लेनमार्क फार्मा और जाइडस लाइफ जैसे नाम थे जो कि 2.5 से लेकर 6.5% तक चलते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल एक बेहतर मूड आपको आईटी और फार्मा की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी के नतीजे अनुमान के आसपास रहे। हालांकि कमोडिटी के ऊंचे दामों से मुनाफे पर असर दिखाई पड़ रहा है। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल दर साल 130% बढ़कर 1,000 करोड़ के पार चला गया है, लेकिन अनुमान 1,540 करोड़ का था। इधर आय भी करीब 50% बढ़कर 26,500 करोड़ के पार चली गई है। कंपनी के मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है और ये 4.6% से बढ़कर 7.2% हो गया है। कंपनी ने कहा है कि चिप शॉर्टेज की वजह से 50,000 से ज्यादा कारों का प्रोडक्शन फिलहाल नहीं हो पा रहा है। मंदी की चिंता के बीच बजाज फाइनेंस ने पहली तिमाही के अच्छे नतीजे पेश किए हैं। साल दर साल कंपनी का मुनाफा 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है। मुनाफा 159% की जोरदार उछाल के साथ 1,000 करोड़ से 2,600 करोड़ हो गया है। ब्याज से होने वाली कमाई में भी 40% की ग्रोथ देखने को मिली है। इधर एनपीए के फ्रंट पर भी राहत है। तिमाही दर देखें तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों कम हुए हैं। और अब बात हमारे खास प्रोग्राम राइजिंग स्टार की। इसमें हम बाजार के दिग्गज सितारों से बात करते हैं। इसी कड़ी में हमने बात की कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय से। उनके मुताबिक आने वाले 10 साल क्लीन एनर्जी के हैं, इसलिए इससे जुड़े सेक्टर में अच्छा पैसा बन सकता है। सेक्टर अगर आप बताएं कि जो आपको इस समय लगता है कि बहुत अच्छे हैं या आगे फ्यूचर में बढ़िया हो सकते हैं? green energy from hydrogen or electric vehicles is a very big sector और इसको अगर देखें तो 10 साल और इनका मतलब इनकी ग्रोथ होने वाली है। सेकेंड एरिया वुड बी न्यूक्लियर पावर और वहां पे ज्यादा कोई लिस्टेड कंपनीज नहीं है अभी, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो उनको मतलब इक्विपमेंट सपोर्ट पे देती हैं। थर्ड वन, एंड आई पर्सनली हमारा काफी बायस है उसमें, हमें लगता है कि आईटी एज अ सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है। अभी शायद काफी ओवर वैल्यूड था अर्लियर दिस ईयर, लेकिन हम अभी और पोजीशंस बना रहे हैं
क्योंकि हमें लगता है कि जैसे अगर यूएस में रिसेशन आता है, वहां पे वेजेस बहुत ज्यादा हैं, तो लोग और आउटसोर्स करेंगे। पिछले रिसेशन में भी ऐसे ही हुआ था, तो इंडियन आईटी कंपनीज को बेनिफिट होगी। अभी प्राइसेस गिर रहे हैं, वो ठीक है क्योंकि मार्जिन अभी कम है, लेकिन मार्जिन आगे से जाके ज्यादा होंगे। तो ये 3 सेक्टर्स हैं। और राइजिंग स्टार में दीपक शेनॉय से पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 9:57 पर। बंगाल में महाराष्ट्र वाला खेला की बात होने लगी है। दरअसल बीजेपी नेता और फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया है कि टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि 21 टीएमसी विधायक तो सीधे सीधे उन्हीं के संपर्क में हैं। 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে, তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট। केरल और दिल्ली में मंकी पॉक्स का मामला सामने आने के बाद अब यूपी के जालौन में भी मंकी पॉक्स का एक मामला सामने आया है। इसके बाद यहां भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। अस्पतालों में 50 बेड रिजर्व कर दिया गया है। दिल्ली में भी एक और संदिग्ध मरीज का भी बात सामने आई है। अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। वहीं रैपिड रिस्पांस टीम को निगरानी में लगा दिया गया है। मंकी पॉक्स के प्रभावित देशों से आने वाले लोगों को 21 दिन तक मॉनिटरिंग में रहना होगा। लक्षण दिखने पर तत्काल नमूना लेकर जांच के लिए भेजना होगा। दिल्ली में चांदनी चौक की मशहूर पराठे वाली गली, मुंबई की चौपाटी, अब आप देश के किसी भी कोने में इन जैसे जगहों का पैनोरामिक व्यू देख सकेंगे गूगल मैप्स पर। गूगल मैप्स ने आज भारत में स्ट्रीट व्यू फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से लोग देश की हर गली और सड़क का पैनोरामिक व्यू देख पाएंगे, 360 व्यू देख पाएंगे। फिलहाल ये फीचर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत 10 बड़े शहरों में उपलब्ध है और इस साल के अंत तक 50 शहरों तक पहुंच जाएगा। Now, with the power of computer vision and AI and machine learning, we're able to extract a lot of important public information from it. Everything from how narrow is that road, or what are the street signs there, what are the speed limits there, or what businesses are on that road and what are their timings. So that sort of information, when you extract and you put it on a map, it now is so much more useful for the people in that community. और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।